आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है परिवर्तन से प्रगति। जिंदगी है तो बदलाव तो आएंगे ही। वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। उन परिस्थितियों को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, दुखी भी नहीं होना चाहिए। उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए, आपको अपने कर्म बदलने चाहिए, तो नतीजे भी अपने आप बदल जाएंगे। और यकीन मानिए, जिंदगी जो नतीजे देगी वो बहुत खूबसूरत होंगे। बस आपको अपने बदलने की क्षमता को बढ़ाना होगा। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए आज हमारे पास दो एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी अपनी फील्ड में विशेषज्ञ हैं। पहले डॉक्टर अवधेश शर्मा, जो जाने माने मनोचिकित्सक हैं। आप बेंगलुरु के प्रतिष्ठित मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। आपके बहुत सारे प्रोग्राम टीवी और रेडियो पर पॉपुलर रहे हैं, जैसे मन की बात और माइंड वॉश। आप बहुत सारी एनजीओ और कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हैं। दूसरी एक्सपर्ट है हमारी सरिता दीदी, जो आध्यात्मिक गुरु हैं। इन्होंने वैल्यू एजुकेशन में डिप्लोमा के साथ साथ एमबीए किया है। आप बीएसएफ जवानों के लिए, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ जवानों को प्रेरित किया है। और आप इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी मेडिटेशन वर्कशॉप कंडक्ट करती हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद अब मेंटल हेल्थ पेंडेमिक एक बीमारी आएगी जो लोगों को मानसिक तौर पर परेशान करेगी, तो क्या ये सच है? देखिए, अगर हम समाज में देखें तो करीबन 1/4 लोग, 25% लोगों को किसी ना किसी तरह की मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ता है। ये लॉकडाउन और कोरोना से पहले भी था। और उसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और साथ में एडिक्शंस भी अलग अलग तरह की वो रही हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स इस दौरान में बढ़ी हैं और आने वाले समय में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि तनाव रहेगा अलग अलग कारणों से, आपस में एक दूसरे के साथ संबंधों में, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी, या जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, और उन सब की वजह से पूरे विश्व में ज्यादा सोच और ज्यादा तनाव की वजह से ये बीमारियां बढ़ेंगी, जिसको कि अपकमिंग मेंटल हेल्थ पेंडेमिक कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये अभी घटित नहीं है और ये अभी तक हुआ नहीं है। हो सकता है, और अगर हम आज चाहें, जैसे हम बात कर रहे हैं परिवर्तन से प्रगति की तरफ, तो हो सकता है हम परिवर्तन करने के बाद इसको उस तरफ ना जाने दें और अग्रसर होने की बजाय इसको हम कम कर सकें, संभाल सकें। तो ये चॉइसेस भी कहीं ना कहीं हमारे पास और समाज के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सरिता दीदी से। सरिता दीदी, आजकल हर जगह डर की स्थिति बनी हुई है। किसी को काम का डर है, किसी को बीमारी का डर है, किसी को पैसे का डर है। तो हम ये स्पिरिचुअल के थ्रू इस डर को कैसे खत्म कर सकते हैं? क्योंकि आने वाला समय पता नहीं क्या होगा, तो सब लोग डरे हुए हैं इस बीमारी की वजह से, इस कोरोना महामारी की वजह से। तो किसी को पैसे से, बीमारी से और आने वाली बीमारियों से, आने वाले समय से डरे हुए हैं। तो इस डर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि चारों ओर पूरे विश्व में एक डर का माहौल बना हुआ है। और हम देखते हैं कि कलेक्टिव एनर्जी डर की बनी हुई है, क्योंकि कई दिनों से हम देखते हैं कि जैसे इकोनॉमी हम देखते हैं कंप्लीट बंद थी, या फिर अभी हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों के कई सारे जॉब्स है, वो जॉब्स कईयों के गए हुए हैं। और हर एक के मन में एक डर है, कहाँ मुझे तो नहीं ना हो जाएगी बीमारी, हमारे सोसाइटी में तो नहीं हो जाएगी, या मेरे पड़ोसी से तो नहीं हो जाएगी बीमारी। तो इस प्रकार का डर मनुष्य के मन में होने के कारण वो जैसे और ज्यादा भयभीत और ज्यादा चिंतित होता जा रहा है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि जैसे ये कलेक्टिव एनर्जी डर की बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण मेंटल कई सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। चिंता कहो, या फिर उसके साथ टेंशन कहो, या उसके साथ और भी एंजाइटी। लेकिन इस डर का सामना हम अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि हम डर इसलिए रहे हैं क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसका हमने कभी सामना नहीं किया था। तो हम इसका सामना कैसे कर पाएंगे? तो मेन जो डर है, हाउ आई विल फेस दिस सिचुएशन, इसके कारण से डर है। तो इस डर को हम अवश्य भगा सकते हैं अगर हम कुछ बातों को, अगर हम अच्छी तरह से समझ ले, अमल में लाए,
तो इस डर को हम निकाल कर इसको जीत सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, मैं आपसे इस क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगी। उस डर को आप मनोचिकित्सक की तरह से कैसे देखते हैं? ये डर हम अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? जो डर पैसे का है, बीमारी का है, आने वाले समय में जॉब का है कि जॉब नहीं रहेंगी, तो उस डर को आपके तरीके से हम कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, जब हम किसी चीज पे फोकस करते हैं तो हमारा मन उसी चीज को सच्चाई समझ लेता है। मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो गाड़ी चलाते वक्त जो मेरी गाड़ी के बिल्कुल 100 मीटर्स या 200 मीटर्स है, अगर मैं उस पे फोकस रखूं तो मैं अच्छी गाड़ी चला सकता हूँ। जी, लेकिन अगर मैं उस पे फोकस रखने के बजाय बहुत दूर देखना शुरू कर दूं, 2 किलोमीटर दूर की चीज देखनी शुरू कर दूं, तो मैं एक्सीडेंट कर दूंगा। और बिल्कुल। अगर मैं पीछे देखना शुरू कर दूं रियर व्यू मिरर में, तो भी मैं एक्सीडेंट कर दूंगा। तो अगर हम बहुत ज्यादा आगे या बहुत ज्यादा पीछे सोचना शुरू करते हैं तो अभी वाला फोकस हमारा खत्म हो जाता है। हमें जो बात समझने की है इस समय, और एक बड़ी प्रैक्टिकल बात आपसे कहता हूँ कि करीबन 5 लाख लोग, 50 लाख लोग, 5 मिलियन के करीब इस समय मई के एंड में किसी तरह से पॉजिटिव आए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए, इससे ज्यादा भी अगर लोग हों तो हमारे पूरे विश्व की आबादी जो है वो आबादी 700 करोड़ है या उससे ज्यादा। भारत में भी अगर देखें तो करीबन 2 लाख लोग हैं जो कि पॉजिटिव आए हैं, लेकिन आबादी जो है वो 130 या 140 करोड़ है। तो अगर हम ये देखें कि मैं अपने आप को जो भी पॉसिबल तरीके हैं फिजिकली अपने आप को ठीक रखने के, उनसे कैसे अपने आप को बचाऊं, उससे मेरे पास वाले जो हैं उनको कैसे बचाऊं। तो एट फिजिकल लेवल मैं अपने आप को और दूसरों को ठीक रख रहा हूँ। अगर कोई मुश्किल होती है तो उसके लिए इलाज है, लेकिन मैं ये सोचता रहूं हर समय कि क्या ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो तो नहीं गया, या आने वाले समय में इसमें मेरा क्या होगा। वो सब पॉसिबिलिटीज हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी भी अगर नहीं है और सच्चाई तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, जब तक कोई चीज घटित नहीं होती तब तक वो सच्चाई नहीं होती। तो वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग टू फोकस ऑन हियर एंड नाउ। जो मेरे साथ इस समय हो रहा है, मैं कैसे पूरे सशक्त तरीकों से उसके साथ अपने आप डील कर सकूं और दूसरों को डील करने में मदद कर सकूं, तभी हम इस चीज से उभर के आएंगे। अगर हम सिर्फ न्यूज देखते रहेंगे, नंबर्स बदल रहे हैं उनको देखते रहेंगे, या जो व्हाट्सएप में आ रहा है उनको देखते रहेंगे, या कितने % जीडीपी कम होगी, वो पूरे विश्व के लिए है। मैं उस पर अगर फोकस ना करूं और मैं जो कर सकता हूं सिर्फ उस पर फोकस करूं, तो मैं पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बन सकता। हाँ, आप ही की इसी बात को देखते मुझे एक और जहन में सवाल आ रहा है कि आसपास की जो परिस्थितियां हैं बड़ी निगेटिव हो रही हैं, और आसपास के लोग, जो न्यूज हम देख रहे हैं, वो न्यूज के जो आंकड़े हैं वो बड़े डरावने अभी आ रहे हैं। अभी कल ही करीब 7,500 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो ये जो डर बना हुआ है, ये जो नेगेटिव माहौल हो रहा है, इस नेगेटिव माहौल से हम कैसे बच सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, अगर 7,500 या 8,000 लोग एक दिन में पॉजिटिव हुए भी, तो वो भी अगर हम देखें तो 13 बड़े शहरों में हुए। बाकी जगहों वाले लोग अगर उसमें ना फोकस करें, ना डरें, अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हालांकि 7,500 या 8,000 लोग एक दिन में पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इससे कई गुना ज्यादा लोगों ने आगे जाके मदद की है, मुफ्त भोजन दिया है, उनको जाने आने में मदद की है, उनके ऊपर जिस प्रकार की संवेदना का भाव रख के कर सकते हैं उसमें मदद हुई है। तो अगर हम उन पॉजिटिव चीजों को, सशक्त करने वाली चीजों को देखेंगे तो ये आंकड़े बुरे नहीं लगेंगे। अगर सिर्फ जो हो रहा है उस पर ही फोकस करेंगे तो ये आंकड़े बहुत बुरे लगेंगे। हमारा माइंड जो है वो छोटी से छोटी चीज को बड़ी कर सकता है, ये सोच के कि शायद हो ही गया, और बड़ी सी बड़ी चीज को ये समझ के कि वो परिस्थिति है, यानी किसी और की स्थिति है, अभी मेरी स्थिति नहीं है। तो मेरी जो स्थिति है, जिसको हम स्वस्थिति बोलते हैं, अगर मैं उस पर फोकस हो जाता हूँ तो मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं अपनी और अपनी जगह की स्थितियों को बेहतर करता हूँ। दीदी, हम इसे स्पिरिचुअल के थ्रू हम किस तरह से इस नेगेटिव माहौल से दूर हो सकते हैं?
wherever your attention goes, energy flows. तो अभी हम जो हमारा ध्यान बार बार आंकड़ों पर जो दे रहे हैं या कहाँ कौन सी परिस्थिति हो रही है, हम अगर इसके ऊपर अपनी एनर्जी को न लगाते हुए, हम अगर इस बात पर एनर्जी लगाते हैं कि अरे इस दुनिया में कितने सारे लोग उसमें से बाहर आए हैं, कितने लोग इसके ऊपर जीत पाई है, और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कितनी अच्छी बात सामने आ रही है कि कितने सारे लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अभी इतना ही नहीं तो हम ये देख रहे हैं कि जो पड़ोसी 20 साल से एक बिल्डिंग में रह रहे थे, एक टाउनशिप में रह रहे थे, जिनको एक दूसरे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था सरनेम के सिवाय, अभी वो पड़ोसी एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, बाहर भी हेल्प कर रहे हैं, जैसे एक पूरी सोसाइटी एक फैमिली बन गई है। तो ये बहुत सारी अच्छी बातें। और इतना ही नहीं तो हम देख रहे हैं कि पुलिस कहो या डॉक्टर्स कहो, नर्सेस कहो, गवर्नमेंट कहो, वो भी सब अपने अपने लेवल पर सारे पब्लिक को इसमें से बाहर निकालने में बहुत अच्छी मदद कर रही है। तो अगर हम इन बातों को अगर गौर करेंगे तो नेचुरली एक हमारे अंदर एक सकारात्मक एक दृष्टिकोण कहो, सकारात्मक दृष्टि डेवलप होती जाएगी। और इसे डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि निगेटिविटी हमारे मन में तभी आती है कि जब हम बार बार इस सृष्टि में, इस दुनिया में या हमारे आसपास जितनी नकारात्मक चीजें होती है, हम अगर सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं तो फिर नेचुरली हमारे मन की एनर्जी इसी के कारण से खत्म होती है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें यही बताती है कि जितना हो सके अपने जीवन में, अपने आसपास जो भी परिस्थितियां हो रही है उसमें से आप सकारात्मक चीजों को ढूंढिए और उनके ऊपर अपना ध्यान एकाग्र कीजिए। बहुत अच्छा लगा ये वाली बात सुनकर। अब जैसे लॉकडाउन ये चल रहा है, लॉकडाउन में सब लोग घर बैठे हुए हैं, तो बहुत लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। जैसे आपने बताया कि पड़ोसियों से रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, कुछ लोगों के मतलब मनमुटाव दूर हो गए हैं। तो इस तरह से इस लॉकडाउन के चलते परिवारों में कुछ रिश्ते अच्छे हुए हैं, कुछ लोग परेशान भी हुए हैं और कुछ साइकोलॉजिकली परेशानी से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से अपने रिश्तों को बेहतर किया जा सकता है? दीदी मैं आपसे सवाल करूंगी, इस लॉकडाउन के चलते आपसी रिश्तों को किस तरह से साइकोलॉजिकली तौर पर जो लोग परेशानी से गुजर रहे हैं, कुछ लोग अच्छे हुए, रिश्ते बेहतर भी हुए हैं, तो जो परेशानी से गुजर रहे हैं उनको, उनके रिश्तों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? एक बहुत अच्छी बात है कि जब भी एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे की कमियां खामियां नजर आती है, और इसी कारण से उन रिश्तों में हम देखते एक दूसरे से वो दूर होते हैं। इसलिए एक बहुत अच्छी बात है, और वो बात है खुद से बहस करो तो बहुत सारी कमजोरियां सामने निकल आ जाएंगी, और अगर दूसरों से बहस करो तो उनकी कमजोरियां हमारे सामने आएंगी। तो सबसे अच्छी बात है कि ये रिश्ते जो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं या फिर प्रॉब्लम आ रही है, इसका एक ही कारण है कि एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, छोटी छोटी बातों पर उनको बार बार, जैसे हम कहते हैं, टोकना, डांटना। अगर इससे हम दूर हो जाए और हम सिर्फ अपने अंदर जाके, मेरे अंदर क्या कमी है, मैंने क्या सही बोला, मैंने क्या गलत बोला, मुझे कहाँ इम्प्रूव होना है, तो अगर हम खुद के ऊपर खुद को फोकस करेंगे तो नेचुरली दूसरों की अंदर की खामियां या कमियां ये मुझे नजर नहीं आएंगी, और मैं उस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाऊंगी, और फिर जैसे हमें उनके प्रति भी बहुत अच्छी बेस्ट विशेष या शुभकामनाएं रहेंगे। मैं एक चीज यहाँ पे दीदी और शिवानी जी, थोड़ा जी सा एक और पर्सपेक्टिव कहूंगा जी जी कि जो हमारे करीबी हैं, या लॉकडाउन में हम जहां भी रहे, ज्यादातर लोग किसी ना किसी रूप से अपने परिवारों के पास पहुंच गए। जी अभी उन्हीं लोगों के साथ हमने पूरी जिंदगी बितानी, जी चाहे आप उससे दूर भी रहें लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। जी और ये एक सच्चाई है जो कई बार जब हम अलग अलग जगह पे काम करते हैं या सारे दिन काम में मसरूफ होते हैं, तो ये जो जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, या चाहे कोई और एक्सटेंडेड फैमिली में रिश्ते हों, तो उनपे कई बार हमने इन्वेस्ट नहीं किया होता। चल रहा जी है और समय के साथ साथ वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, लेकिन क्योंकि काम चल रहा है तो वो कोई फोकस नहीं करता।
यहाँ पर लोगों को मौका भी मिला ये देखने का कि रिश्तों में क्या कमी थी। अगर उन्होंने बैठ के आराम से, क्योंकि और कोई फोकस नहीं था या कम था, उसको ठीक किया तो वो रिश्ते बेहतर हुए। अगर क्या क्या कमियां थी और हमें ये लगता है कि अरे इस व्यक्ति में इतनी कमी है फिर भी मुझे इसके साथ जीना ही पड़ रहा है, तो फिर वो रिश्ते और खराब हुए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंकड़ा आया है जो कि हमें थोड़ा सा जीवन के बारे में ध्यान भी दिलवाता है और आगे उसे ठीक करना भी जरूरी है, कि जो हस्बैंड वाइफ की फाइट्स थी, डोमेस्टिक वायलेंस में कई बार वो परिवर्तन हो जाती है, जहाँ पे कि इमोशनली या फिजिकली ज्यादातर वाइफ को पति जो है या हस्बैंड जो है वो प्रताड़ित करता है, उसके आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़े। और जब शराब का बीच में सेवन हो जाता है तो वो और भी बढ़ जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारे परिवारों में धीरे 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 बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं हमें दूसरों को, उनकी रिस्पेक्ट को और उनके साथ अपने रिश्ते को प्रिजर्व करना है, ठीक करना है। और उसके लिए अभी से अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जब किसी तरह की कठिनाइयां बढ़ेंगी तो वो रिश्ते आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अगर रिश्ते सुखद होंगे तो कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, परिवार के रूप में हम उससे पार निकल सकते। तो डॉक्टर साहब, जैसे परिवर्तन की बात करें, परिवर्तन से प्रगति की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे परिवर्तन आए तो मैं अपने आप में परिवर्तन कर सकती हूँ, क्या सामने वाला भी मेरे साथ साथ ही परिवर्तन कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो उसका क्या तरीका है? देखिए, मेरे में परिवर्तन हो जाए बहुत है, शुरुआत वहीं से करते हैं, क्योंकि उसके दो फायदे हैं। एक तो यह है कि मैं दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैं अपने में सक्षम हूँ, मैंने अपने आप को ठीक किया। अब मुझ में जो कमियां थी, अगर वो कमियां बेहतर हो गई तो दूसरे को भी आज नहीं तो कल नहीं तो 2 महीने बाद ये लगेगा कि मुझे भी बदलने की जरूरत है, ताकि हमारा रिश्ता बेटर हो जाए। कि अब सामने वाले से तो फायरिंग हो नहीं रही, तो मैं भी फायरिंग बंद कर दूं तो चीजें ठीक हो जाए। दूसरी एक और जो बहुत बड़ी बात है कि जब हम बदलते हैं तो पहला सुख मुझे मिलता, मैं अपने अंदर में शांत होता हूँ, मैं अपने अंदर में खुश होता हूँ, मैं ज्यादा फोकस कर पाता हूँ, मैं ज्यादा अच्छे तरीके से परिस्थितियों को संभाल पाता हूँ, तो मैं सशक्त होता हूँ और वही काफी है मेरी प्रगति के आगे होने में। और अगर दूसरा भी उसके साथ में समय के साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि अगर मान लीजिए एक जगह पर कुछ लोग बदलने शुरू हो जाएं तो समाज में कितना परिवर्तन आता है। एंड दे केम अप विद अ फिगर कि अगर 1% लोग भी, सिर्फ 1% भी बदलने शुरू होते हैं तो दिन में जितनी बार हम औरों को मिलेंगे और मेरा प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा तो उससे वो भी बदलने शुरू हो जाते हैं। कुछ सोसाइटीज में धीरे, कुछ सोसाइटीज में जल्दी। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी समूह के हिस्से हैं, एक ऑफिस है, उसमें 1% लोग भी बदलते हैं, बॉस बदलता है तो बहुत ही अच्छा, तो दूसरे बदलने शुरू होंगे। परिवार में अगर आप मुखिया हैं, आप बदलते हैं तो आपके साथ साथ दूसरे भी बदलेंगे। और आज नहीं बदलेंगे, जब भी बदलेंगे फायदा आपको आज से ही होना शुरू हो जाएगा। दीदी, मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू हम एक साथ कैसे बदल सकते हैं? मैंने अपने आप को बदला तो सामने वाला मेरे साथ साथ कैसे बदलेगा? तो वो स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से सुधार सकते हैं उसे? अगर आप सामने वाले के गलतियां या उसके मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान देते हो तो ऑटोमेटिक आप और ज्यादा हर्ट होंगे और ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। लेकिन आध्यात्मिकता कहती है पहले आप अपनी तरफ देखो। अपनी तरफ देखना माना क्या? चलो उस व्यक्ति से मुझे कुछ मिला है, नेगेटिव रूप में कुछ भी मिला है, तो मैं उस बात को न देखते हुए उसने मुझे क्या लेसन सिखाया, तो मैं अगर उस लेसन की ओर अपना ध्यान देती हूँ तो ये मेरा परिवर्तन है। और ये मेरा परिवर्तन माना मेरा दृष्टिकोण। तो बार बार हर घटना की तरफ, हर व्यक्ति की तरफ सकारात्मक रूप से देखना, और जितनी ज्यादा बार हम सकारात्मक रूप से देखते हैं तो उसका हमारे सबसे पहले तो हमारा मन शांत होता है, हमारे निर्णय सही होते हैं, फिर हमारा जो व्यवहार है आपस में रिश्तों के साथ
चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे पेरेंट्स चिल्ड्रन हो, या चाहे फिर अड़ोसी पड़ोसी हो, तो इन सबके साथ हमारा व्यवहार काफी सम्मान पूर्वक होता है, स्नेह वाला हो जाता है। और जैसे मैंने स्व का परिवर्तन किया, तो स्व परिवर्तन से संबंध परिवर्तन, स्व परिवर्तन से संसार परिवर्तन ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। तो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया मेरे खुद के अंदर बदलाव लाने से ही शुरू होती है। आप सही कह रही हैं। जब आप परिवर्तन से प्रगति की ओर जाते हैं, तो सबसे पहले बहुत सारे सवाल आ जाते हैं दिमाग में कि अब मैं तो परिवर्तन कर रहा हूँ, मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, तो सामने वाला पैरेलली मुझसे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब वो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स को आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं, क्योंकि आप जब अपने आप को ही सिर्फ चेंज कर रहे हैं और सामने वाले की जब आपको प्रतिक्रिया नहीं दिखती है, तब वो जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको उनसे कैसे दूर हो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे मन के थॉट्स अलग होते हैं, हमारे वचन अलग होते हैं, कई बार हमारा व्यवहार अलग होता है, और इसलिए वो जो हमारी एनर्जी जानी चाहिए एक जैसी वो नहीं जाती है। तो अगर सचमुच मुझे ये लगता है कि मेरा प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ना चाहिए, तो मुझे उसके लिए थोड़ा पेशेंस और थोड़ा जैसे संपूर्ण रूप से मुझे मेरे अंदर एक बदलाव की प्रक्रिया शुरू करनी है। सबसे पहले तो मेरा मन सकारात्मक श्रेष्ठ विचारों से भरपूर, और अपने आप को एक डिटरमिन थॉट, कुछ भी हो जाए, सामने वाला चाहे मुझे कैसा भी रिस्पॉन्ड दे, मुझे इस आत्मा के साथ, इस व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना है, मुझे इनके साथ बहुत मधुर वचन बोलने हैं, मुझे इस व्यक्ति को समझना है। तो पहले हम अपने मन को बहुत अच्छी तरह से एक अपना प्लान बना दे कि यस हम ऐसे ही सोचेंगे। दूसरी बात, मेरे वो बोल कैसे होंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम कहते हैं कि हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारा जो टोन होता है ना, वो टोन काफी कभी कभी अलग हो जाता है। तो इसलिए हम इस बात का ध्यान दें कि मेरे जो वचन होंगे वो भी पूरे उमंग उत्साह और जैसे एक दूसरे के अंदर आशा निर्माण करने वाले होंगे। और तीसरा, मेरा व्यवहार, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, लेकिन मेरा उनके साथ जो व्यवहार होगा वो बहुत अच्छा सदव्यवहार होगा। अगर हम इन तीनों को कंटिन्यू रखते हैं लंबे समय तक, तो नो डाउट इसकी एक जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा तैयार हो जाती है, और वो ऊर्जा सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे कमजोर करते करते नष्ट करती है। लेकिन हाँ, इसके लिए हमें बीच में पेशेंस, धीरज की बहुत आवश्यकता है, और जितना हम इस पेशेंस को धारण करेंगे, तो फिर हम सामने वाले के अंदर परिवर्तन देखना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि जो परिवर्तन हम कर रहे हैं और सामने वाले में नहीं हो रहा है, तो जो मन अशांत हो जाता है एक टाइम पर आकर, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, अशांति आमतौर पे इसलिए आती है क्योंकि हमारी एक एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशन ये है कि मैंने ये शुरुआत की, अब उसने भी ये करना चाहिए। ये जो चाहिए वर्ड है ना, ये बहुत तंग करता है, और एक तरह से ये रिश्तों को व्यापार में बदल देता कि मैंने आज 10% दिया, मैं वेट करता हूँ कि दूसरे ने कितने परसेंट दिया। कई बार हम एक और चीज भूल जाते हैं कि रिश्ते एक दिन में खराब नहीं होते, उनके पीछे बहुत लंबी पुरानी बैकग्राउंड्स होती हैं। कई बार वो बैकग्राउंड्स बचपन की होती हैं। अगर मैं किसी प्रकार से अपने बचपन में हर्ट हुआ हूँ, और फिर बाद में जब लेट्स से मैरिज के बाद वो हर्ट फिर से महसूस करता हूँ, तो वो पुरानी सारी बातें जो है वो उभर के आ जाती हैं। या मैंने कई बार दूसरे को कहा, कई दिनों तक कहा, और फिर मैं तो भूल गया लेकिन दूसरे को याद रहेगा। तो जब तक हमारा हिसाब किताब एक दूसरे के साथ पूरा नहीं होता, तब तक शायद दूसरा नहीं बदले। एक तो ये बात है। कई बार ये होता है कि हम इनकंसिस्टेंट होते हैं, थोड़े दिन के लिए बदले और उसके बाद फिर हम वापस चले गए, और दूसरा व्यक्ति उस तरह के बिहेवियर से परेशान ऑलरेडी हो चुका है, तो वो देखता है कि आप कितने दिन तक बदलोगे, परमानेंट बदले हो कि नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं दूसरे को ये विश्वास भी दिलाना पड़ेगा
कि अब जो ये बदलाव है सकारात्मक भी है जैसे दीदी ने कहा, लेकिन साथ ही साथ परमानेंट भी है, और साथ ही साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम सिर्फ इसे ठीक नहीं करेंगे, इसे हम एक नई लेवल पर सकारात्मकता की उस पर लेके जाएंगे। तो जब ये होना शुरू होता है तो फिर कहीं ना कहीं जरूर दूसरे लोग बदलते हैं। कुछ और बहुत छोटे छोटे तरीके हैं जिसमें कि हम भूल जाते हैं। अगर तो ऑफिस में दूसरों को हम थैंक यू बहुत जल्दी बोल देते हैं, सॉरी बहुत जल्दी बोल देते हैं, क्योंकि वहां पे हमें लगता है कि दूसरे जो है हमें नोट कर रहे हैं या शायद उनसे हमारा कुछ फायदा होगा। घरों में ही हम ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम टेकन फॉर ग्रांटेड उनको ले लेते हैं। दूसरी एक और चीज है कि जो रोल्स हैं घरों के अंदर, और पिछले कुछ दिनों में जबकि लॉकडाउन रहा तो इस दौरान में भी कई लोगों ने अपने घरों के अंदर जो वो पहले नहीं करते थे वो भी नहीं किया। अगर घर में कोई काम करने वाला नहीं आ रहा तो अब वो बाकी लोगों को डिवाइड करना चाहिए, वो नहीं किया। तो वहां पे जो कटुता है वो बढ़ती रहती है। अगर हम सिर्फ कुछ कहते हैं लेकिन उसके पीछे जो हमारी इंटेंशन है, एवरीथी है, वो अच्छी नहीं है तो दूसरे को पता लग जाता है। तो हमारी दूसरे के प्रति पहले शुभ भावना, सही इंटेंशन, फिर उसके बाद सही सोच हर समय, स्वप्न में भी, ताकि अगर हम सबकॉन्शियसली वही कोई चीज कह रहे हैं या दूसरे की तरफ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो व्यक्ति उसको कैच करे, क्योंकि उसमें मेरी भावना अच्छी है। और फिर अगर हम कंसिस्टेंटली इसको करते रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दूसरे बदलने शुरू होते हैं। और वो सबसे पहले आपको तब पता लगेगा जब आप रोज शाम को अपने अंदर एक सुखद अनुभव उस जगह पर महसूस करेंगे। मान लीजिए पहले आप घर आते थे या अगर ऑफिस में ऐसी कोई चीज हो रही है तो ऑफिस जाते थे और वहां पे जाकर लगता था कि यहाँ से भागूं कब जल्दी। लेकिन जब वो बदलती है और आपको वहां जाना अच्छा लगता है, उन लोगों से मिलना अच्छा लगता है, उनके साथ बैठ के आपको सुखद महसूस होता है, तो इसका मतलब है रिश्ते बदल रहे हैं। फिर उसको पकड़ लीजिए, उसको जाने ना दीजिए, उस चीज को और बढ़ाते रहिए, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। और जब वो आना शुरू हो जाएगा तो कोई भी छोटी चीज अगर खराब होगी तो आप उसी समय उसको ठीक करना चाहेंगे, क्योंकि अब वो आप सुखद अनुभव नहीं कर रहे। सो ये एक मोटिवेशन रहती है व्यक्ति को खुद में बदलाव लाने की, और जब उसमें बदलाव हुआ तो दूसरे को उसको देखकर अपने में बदलाव। डॉक्टर साहब, बदलाव की बात करें, जैसे आज मेरे अंदर शक्ति नहीं है बदलाव करने की, तो क्या आज के बाद मैं वो सीख सकती हूँ, या मेरे बदलाव पे बदलाव करने पर के बाद उस पर असर पड़ सकता है सामने वाले पर? देखिए, बदलाव का मतलब है अपने में जो कमियां हैं, जैसे सरिता दीदी ने कहा, खुद का आंकलन करना, उसको करने के बाद देखना कि क्या क्या बदलने की जरूरत है। बदलना दूसरे को है या नहीं, क्यों बदलूं, कितना बदलूं, ये नहीं, बदलने की पहले तो जरूरत है। दूसरा, कितने समय में बदलना चाहूंगा, और उसके लिए अगर एक प्लान ऑफ एक्शन, जैसे हम ऑफिस में भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, तो वो परमानेंट प्रोजेक्ट्स नहीं होता कुछ भी। सरकार भी पंचवर्षीय योजना बनाती है, हम भी अपने बजट्स बनाते हैं, वो महीने के लिए होते हैं, दिनों के लिए होते हैं। तो उसी प्रकार से जो अपने में बदलाव लाना है, क्या लाना है, कितने समय में लाना है और किस प्रकार लाना है, जब ये हम क्लियर हो जाते हैं तो जिंदगी में किसी भी समय पर हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको माइंड के बारे में कुछ एक सीक्रेट सा बताऊंगा अपने सभी दर्शकों को, कि जो हमारे पुराने पैटर्न्स है, जैसे हम कंप्यूटर में कुछ काम करते हैं तो थोड़ी देर बाद वही काम जो है धीरे धीरे आसान होना शुरू हो जाता है, जल्दी स्पीड पे जाता है। अगर आप टाइपिंग भी सीखते हैं, शुरू में मुश्किल होता है, बाद में वो बहुत ज्यादा फास्टर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में और ब्रेन में वो पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो हमने जितनी बार नकारात्मक पैटर्न को अपनाया तो वो परमानेंट सा होता गया। लेकिन अगर हम आज बदलना चाहते हैं और उसको कंसिस्टेंटली रोज नए रूप में करते हैं तो वो बदलाव करीबन 10% एफर्ट से ही पुराने पैटर्न्स को चेंज कर देता है, और वो नया पैटर्न जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन उसको फिर बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि आपने थोड़े दिन किया
फिर उसके बाद पुराने पे चले गए तो फिर वो जल्दी वापस आ जाएगा। तो इसको सीखना जो है, अपने अंदर अपनी भावनाओं को बेहतर करना जो है, सोच को बेहतर करने के ढंग जो है, खासतौर पे जो ब्रह्मा कुमारीज में राजयोगा सिखाया जाता है, उसमें एक तरह से बड़ी डिटेल्ड टेक्नोलॉजी है कि किस प्रकार से अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को, दूसरों के प्रति भावनाओं को बदल सकते हैं। और अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो किसी भी उम्र में बदल सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये बदलाव जो है बचपन से अगर परिवारों में आए तो वो परमानेंट होगा, पूरी जिंदगी के लिए होगा और पक्का होगा। दीदी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो बदलाव की जो शक्ति है, जो बदलने की जो शक्ति हमारे अंदर है, उसको स्पिरिचुअल इस योग के थ्रू हम कैसे उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है रोज खुद को देखना, रोज खुद के सारे दिन के चार्ट को चेक करना कि आज मेरे हाथ से क्या अच्छा हुआ, आज मेरे हाथ से क्या गलत हुआ, आज मैंने अच्छा क्या सोचा। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, मेडिटेशन करना। जितना हम रोज मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन से भी हमारा मन इतना शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है कि जो हम अपने आप को अच्छी तरह से समझना, परिस्थितियों को और अपने रिश्तों को अच्छी तरह से समझना शुरू करते हैं। और न सिर्फ हम समझना शुरू करते हैं, लेकिन हम हमारा जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर में भी हम बहुत सकारात्मक चेंजेस लाते हैं। तीसरी बात मैं विशेष रूप से ये कहूंगी, और वो है कुछ न कुछ अच्छी बातें रोज रोज सुनते रहना। अच्छी बातें माना आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल ज्ञान। अगर हम ये सुनते जाते हैं तो हमारे मन को बहुत सुंदर एक न्यूट्रिशियस फूड फॉर आवर माइंड मिलता जाता है। क्योंकि मन तो वही है ना कि जो सोचता है, और चेंज किसे करना है? मन को। तो जिस मन को मुझे बदलना है, तो उसको मैंने कितना सुंदर खुराक देना चाहिए ताकि वो अच्छा सोचे, अच्छे विचार करे, अच्छे डिसीजन ले। फिर उसके बाद है अच्छी बातें शेयर करने की आदत रोज। आज मैंने दिन भर में अच्छा क्या देखा, या फिर अच्छी कौन सी बात सीखी, या मैं दूसरों के साथ शेयर करूं पॉजिटिव इमोशंस के साथ, खुशी के साथ, उत्सुकता के साथ। तो ये शेयरिंग होनी चाहिए। तो जब हमारी ये शेयरिंग होना शुरू हो जाती है ना, तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ और अच्छी बात, कोई ना कोई अच्छी आर्ट हो, चाहे वो सिंगिंग हो, ड्राइंग हो, या फिर जो भी अगर आपको आर्ट लगती है, राइटिंग, रोज अपना एक जर्नल हम लिख सकते हैं। तो उससे भी हमारे अंदर की ये पॉजिटिव जो इमोशंस है वो भी हमारी उभर आती है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और वो है रोज रात को सोने के पहले शुक्राना करना। माना हम कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद का एक जर्नल लिखना कि आज सारे दिन में मैं इस सारे दिन की जितनी जितनी अच्छी बातें हुई है, मैं उसके लिए आज मैं किन किन का धन्यवाद करता हूँ। चाहे परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, आज मैं संपूर्ण दिवस भर बहुत सुंदर तरीके से गया, इसके लिए मैं खुद का भी शुक्रिया करता हूँ। उसके साथ मुझे इन लोगों ने मदद की है, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, इस नेचर का शुक्रिया करता हूँ। तो हर एक बात का, इवन जो चैलेंज मेरे सामने आया, मैं उसका भी शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि इस चैलेंज ने मेरे अंदर बहुत सुंदर चेंज लाया है। मेरे अंदर की जो हिडन पावर्स है, हिडन शक्ति है, उनको इस चैलेंज ने क्या किया है, मुझे उसके साथ एक इंट्रोडक्शन करवाया है। तो मेरे इस चैलेंज का भी शुक्रिया। उसके साथ जो व्यक्ति मेरे लाइफ में आज प्रॉब्लम लाने के निमित्त बनी है, वो मेरी गुरु है। क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम नहीं लाती तो फिर मैं सॉल्यूशन की ओर कहाँ बढ़ती। तो अगर हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं, तो ये हमारे कुछ बदलाव लाने के, स्पिरिचुअलिटी के कुछ स्टेप्स हैं। अगर हम इनको रोज फॉलो करते हैं तो हमारी परिवर्तन की यात्रा कंटिन्यू होती है और कंसिस्टेंटली चल सकती है। लेकिन हमें सिर्फ इनको रोज फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करूंगी। जो लोग लॉकडाउन में फंसे हैं और अपने घर वालों से दूर हैं, जो अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने से, तो जो अकेलेपन से वो लड़ रहे हैं, उसको वो
कैसे दूर करें, जो अकेलापन उनको खा रहा है, क्योंकि वो परिवार से दूर है, अपनी फैमिली से दूर है और रोज एक एक घंटे उनको मिस कर रहे हैं, तो उस अकेलेपन से वो किस तरह से निजात पाए? देखिए, बड़ी अजीब सी विडंबना है जी कि बिल्कुल। जब हम बहुत शोर में थे तो हम चाहते थे कि कुछ देर के लिए अकेले समय मिल जाए, जी और जब वो अकेले समय मिला तो हम उससे बोर होना शुरू हो गए। जी इंसान को एक बैलेंस की जरूरत रहती है। ये वो भी समय रहा है लोगों के लिए जब उन्हें जीवन में क्या क्या चीज मूल्यवान है उसका पता लगना शुरू हुआ। हम आमतौर पे चीजों का मूल्य पूछते थे, लेकिन वो मूल्य होता था पैसों के हिसाब से, लेकिन उसका असल में मेरे जीवन में क्या मूल्य है वो नहीं देखते थे। तो अब बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आनी शुरू हुई कि असल में दूसरों का हमारे साथ रहना, सकारात्मक मन, सकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक सोच दूसरों के लिए, जिसको हम ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं। बहुत सारे लोगों को इसीलिए दूसरों की मदद करने में खुशी मिल रही है, और जब हमने उन चीजों को पाना शुरू किया तो अचानक लोगों को दूसरों के साथ वो शेयर करने की इच्छा हुई। लेकिन ये बातें आप किसी के साथ इजीली शेयर नहीं कर सकते, परिवार वालों के साथ ही कर सकते हैं, और वो भी उनके साथ अगर आपकी अपने परिवार के साथ एक अच्छा आंकड़ा है, एक बहुत सकारात्मक रिश्ता है। तो जिन लोगों ने अपने परिवारों को मिस किया, बहुत अच्छी बात है कि उन्हें महसूस हुआ कि परिवार उनके लिए कितने जरूरी है। देखिए, आज की डेट में बहुत बढ़िया बात यह है कि टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट हर किसी के पास है, टेलीफोन की, और टेलीफोन के साथ आमतौर पे इंटरनेट जुड़ा ही हुआ है। कुछ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में शायद ना भी हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए जुड़ा हुआ है। और अब लॉकडाउन जो है वो धीरे धीरे कम भी हो रहा है। तो वहां पर इस दौरान में हमने जो अकेलापन महसूस किया, उसको आने वाले पूरे जीवन में हम खुशियों के साथ दूसरों के लिए भर दें, ताकि हमें कभी ये महसूस ना होना शुरू हो। दूसरी बात यह है कि इसी समय में परिवार, अगर आपका जो ब्लड रिलेटिव्स है वो दूर है, तो दूसरा जो परिवार है, विश्व एक परिवार है। अगर हम किसी को अपना समझते हैं तो वो व्यक्ति हमारा अपना हो जाता है। तो वहां पर नए रिश्ते बनाने का भी मौका मिल सकता है। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जहाँ पे ये देखा गया है कि अगर आप दूसरों के साथ सामाजिक रूप से इमोशनली कनेक्टेड है, परिवार के साथ कनेक्टेड है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर उनके साथ भी नहीं है और समाज के साथ कनेक्टेड है, तो कई तरह की बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर्स आपके कम हो सकते हैं। दिमागी बीमारियां तो डेफिनेटली, एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शंस, वो कम हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है उस चीज को समझने का और उस चीज को बढ़ाने का। और जब तक अगर आप अकेले हैं तो उस दौरान में आपके जो बहुत कई सालों से लोगों के मन में छुपी हुई चीजें होती हैं कि मैं ये कर लेता, मैं ये सीख लेता, मैं वो आपको सीखने का जो शौक था वो पूरा हो सकता। अगर अभी भी आपको वो कुछ शौक ऐसे बचे हुए हैं, तो अभी भी आप अपनी जिंदगी में चाहें तो कुछ घंटों के लिए अपने आप को लॉकडाउन करके उन चीजों को सीख सकते हैं। यही चीजें हैं नई स्किल्स को सीखने का, क्योंकि हम परिवर्तन से प्रगति की बात कर रहे हैं। तो प्रगति तभी होगी जब मुझ में कुछ नयापन आएगा। मैं अगर जॉब मार्केट में हूँ और मान लीजिए मेरी जॉब चली गई है, तो अगर मैं दूसरों से बेहतर हूँ तो मेरे चांसेस ज्यादा हैं। तब अगर मैं सशक्त हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं चीजों पे फोकस कर जाता हूँ, मैं जल्दी घबरा नहीं जाता हूँ, प्लस मेरी दूसरों से अधिक कुछ स्किल्स हैं, तो ये मौका है स्किल्स को भी सीखने का। तो ये अपने सब चीजें जो है वो हो सकती हैं आसानी से। बेसिकली इस टाइम पे लॉकडाउन के चलते हम अपने टैलेंट को पहचान सकते हैं। उस टैलेंट को पहचानने के लिए हमें एकाग्र होने की जरूरत है। तो जी। सरिता दीदी, उस एकाग्रता को हम किस तरह से मेडिटेशन के थ्रू बढ़ाएं, जो लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं? अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अगर इस पर हम फोकस करेंगे तो बहुत कुछ बातें सामने आ सकती है। और वो कौन सी, बहुत सारी ऐसी हॉबीज थी जो मेरी करना रह गई थी,
बहुत कुछ बातें थी, मुझे कुछ पढ़ना था, बहुत अच्छी अच्छी किताबें मुझे पढ़नी थी, कुछ मुझे लिखना था, मुझे कईयों के साथ बात करनी थी, फोन करने थे, मुझे कई बार तो अपने साथ बैठना था। कई बार कहते हैं ना, मुझे तो मेरे लिए भी टाइम नहीं है, तो मुझे शायद अपने साथ बार बार बैठना है, मुझे अपने साथ एक सेल्फ टॉक करना है। या चलो, मुझे ड्राइंग, बचपन में ड्राइंग बहुत अच्छा करते थे, या गीत गाते थे, जो भी बातें हैं, तो वो बातें भी अभी भी हम कर सकते हैं, हम उस अपने हॉबी के लिए। इवन कई लोग तो कहते हैं, कईयों ने तो यहाँ तक कहा कि हमने कितने सालों के बाद पंछियों की आवाज सुनी है, कितने सालों के बाद हमने उस उगते हुए सूरज की किरणों को अपने इस पर लिया है, हमने उसको एंजॉय किया है कि ये जो नेचर की ब्यूटी है, इसको हमने इतने सालों तक मिस किया है, और अभी हम उसे एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें, अगर हम थोड़ा सा एक माइंडफुलनेस, जो अगर हम उसको हम धारण करते हैं, तो हमारे आसपास की बातों को, उसको भी महसूस कर सकते हैं। न सिर्फ महसूस, लेकिन उसका हम आनंद ले सकते हैं, और साथ में हमारे अंदर छिपे हुए गुण है, छिपी हुई बहुत सुंदर सुंदर कलाएं हैं, उसका भी हम बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, इसके बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इस पर हम फोकस करें, तो हो सकता है मेरा खुद का एक नया वर्जन मैं इस दरमियान तैयार कर सकता हूँ, मेरा न्यू वर्जन। तो लॉकडाउन के चलते आप अपने नए नए वर्जन निकाल सकते हैं, है ना? और यही हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या मुझ में परिवर्तन हो गया है, तो क्या समाज में भी परिवर्तन कैसे होगा? मैं इसे कैसे एक्सेप्ट करूं कि अगर मेरे में परिवर्तन हो गया तो क्या मेरे थ्रू समाज में परिवर्तन हो सकता है? मैं क्या अपने टैलेंट के थ्रू उस समाज को भी परिवर्तन ला सकती हूँ? सारा विश्व परिवार है, इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ, और अगर मैं दूसरों का इंतजार करूं वो बदले, वो अपनी आवाज को छोटा करे, तो मैं अपनी आवाज को छोटा करूंगी। वो मुझे मदद करे तो मैं करूंगी, वो मेरे साथ प्यार से बात करे तो मैं करूंगी, वो मुझे फोन करे तो मैं करूंगी। इसके बजाय अगर मैंने ये सोचा कि उनके ऊपर फोकस करने के बजाय वापस मैं इस पर आ जाती हूँ, जो भी अच्छा करना है उसकी शुरुआत मुझे करनी है, मुझे उसमें इनिशिएटिव लेना है। चलो, मैं खुद होके फोन करूंगी, मैं खुद होके उन्हें इनवाइट करूंगी, तो दो रिश्तों के बीच की एनर्जी कितनी पॉजिटिव हो जाती है। मैं खुद होके उनको सम्मान दूंगी, सम्मान पूर्वक उनसे बात करूंगी, मैं मेरा आवाज बहुत कम करूंगी, मैं उन्हें मदद करूंगी, सहयोग करूंगी। तो मेरा हर समय का ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन धीरे 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 सामने वाले को क्या करेगा, वो धीरे धीरे नोट करना शुरू करेगा। पहले तो क्या होगा, पहले तो सबसे पहले तो उनको शॉक हो जाएगा कि अरे, ये व्यक्ति चेंज हो गई है। तो पहले वो देखेंगे कि सचमुच ये व्यक्ति परिवर्तन हुई है क्या। फिर कई बार सामने वाला कहेगा, देखते हैं कितना दिन ये शांत रहते हैं, राइट। अभी मैं अपने अंदर के उस जो गुस्सा है उसको मैंने कम करके, मैंने अपने फैमिली के साथ शांति से बात करना शुरू किया, रिएक्ट करना कम किया। तो वो नोट कर रहे फैमिली वाले, कई बार कहेंगे मेरे पापा ना आजकल बड़े शांति से बात कर रहे हैं, मेरी मम्मी ना बहुत आजकल रिएक्ट नहीं कर रही है। चलो देखते हैं, बच्चे भी कहते हैं कितना दिन मम्मी करती है, देखते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि इनके अंदर का ये जो बदलाव है, ये कंटिन्यू बेसिस पे चल रहा है, then our family members, our friend circles, they get influenced and they get inspired. अरे, if you can change, we can also change. और इस प्रकार एक सुंदर चेन चेन ऑफ चेंज शुरू हो जाती है। लेकिन उसकी शुरुआत मैं क्यों नहीं मेरे से शुरू करूं? डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो मैं क्यों नहीं शुरू करूं, ये जो मैं है जो रोकती है आपको, उस मैं को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? क्योंकि ये मैं बहुत बड़ी होगी, मैं ही क्यों शुरुआत करूं? तो उस मैं को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, एक सच्चाई है, एक्चुअली साइंटिफिक सच्चाई भी है और स्पिरिचुअल सच्चाई भी है, कि मैं नाम की कोई चीज है नहीं। मैं अपने आप को जो मर्जी समझ लूं, लेकिन
जो प्लांट्स हैं अगर वो ऑक्सीजन नहीं देंगे तो मैं 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। अगर फार्मर्स जो हैं वो खाना नहीं उगाएंगे तो मैं 1 दिन भी शायद जीवित नहीं रह सकता। और ये जो इंटरडिपेंडेंस है, ये इंटरडिपेंडेंस हमने कोरोना के समय में सबसे ज्यादा देखी कि हम फ्लाइट्स के द्वारा अगर एक जगह से दूसरी जगह लोगों में बीमारी को लेके जा सकते हैं तो खुशी को क्यों नहीं लेके जा सकते। तो ये मैं कहना जो है ना, ये मैं कहना एक बहुत बड़ी मिथ्या है। हम थोड़े से समय के लिए भी, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, तो डेफिनेटली एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। लेकिन किसी को शुरुआत करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब वो व्यक्ति समझ के शुरुआत करता है तो वो व्यक्ति लीडर बन जाता है जी। और उस लीडरशिप की वजह से करोड़ों का फायदा होता है। इतिहास में आप जब भी देखें तो एक व्यक्ति ने नई सोच का सहारा लिया, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो चीजों को उगाने के नए तरीके हो, चाहे इनोवेशंस हो, वो एक व्यक्ति से शुरू होती है। और उसी तरह से अगर सेल्फ चेंज हो, वो भी एक व्यक्ति से शुरू होता है। जब उस व्यक्ति को दूसरे देखते हैं ये सुखद है, वो दूसरे देखते हैं कि ये जल्दी घबरा नहीं रहा, परेशान नहीं हो रहा, एंजाइटी में नहीं जा रहा, छोटी छोटी परिस्थितियों में गिर नहीं जाता, तो फिर वो भी उसके जैसा बनना चाहते हैं। और वहां पे मैं कहूंगा कि अगर मेरे लिए सवेरा दूसरों के मुकाबले जल्दी हो गया है तो मुझे बार बार उस सवेरे की ओर जाना चाहिए। और मेरे को देख के और दूसरे जब समझेंगे कि उनको मजा आ रहा है तो वो भी करना शुरू होंगे। उसी प्रकार से पूरे समाज में बदलाव आता है। आज से 100 साल पहले अगर गांधी जी कहते कि मैं क्यों इतना बड़ा तकलीफ लूं, मैं तो अच्छी जगह पे एक लॉयर हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, उसी तरह से हर कोई, या ब्रह्मा कुमारीज में जो जिन्होंने कि इसको स्थापित किया, ब्रह्मा बाबा जिनको कहते हैं, वो एक बहुत बड़े ज्वेलर थे। उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप में बदलाव लाऊं, सब कुछ छोड़ के। तो उसी प्रकार से समाज के हर हिस्से में आप देखेंगे कि वो लोग जो कि इनोवेटर्स हैं, और यहाँ पे हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, स्व प्रतिवर्तन की, बाहर के नहीं, तो वहां पे जो खुशी मिलती है उस खुशी से आपको फायदा होता है और आपके द्वारा छलक के दूसरों को फायदा होता है। और फिर जब वो सेवा में लगती है तो फिर दूसरों को उसमें मिलने की, इकट्ठे होने की और साथ चलने की इच्छा होती है। और फिर वो एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जिसके बियॉन्ड, जैसे आप स्टील का गिलास हो ना, उसमें पानी डालते रहिए, पता नहीं लगेगा कि कब छलक गया, क्योंकि दिख नहीं रहा। तो समाज में भी जब लोग बदलने शुरू होते हैं तो कब वो इतने हो गए कि उनकी वजह से पूरा एक सैलाब आ जाए और पूरा सब कुछ बदल जाए, कह नहीं सकते। लेकिन वो एक एक करके ही शुरुआत होगी, और अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो मैं लीडर। अच्छा, मैं दीदी से ये जानना चाह रही थी, दीदी ये जो अहम का जो वहम हमने पाल रखा है उसको हम स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू किस तरह से दूर कर सकते हैं? हर एक को अपना अहम है कि मैं ठीक हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं लॉकडाउन में ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और उसका नतीजा क्या निकल कर आएगा। तो वो जो वहम है, उस वहम को हम कैसे दूर करें? हम तब आता है जब हम ये समझते हैं कि मैंने कुछ किया है और लोगों ने मेरा सम्मान करना चाहिए। तब हमारे अंदर वो अहंकार आता जाता है, अपेक्षाएं बढ़ती जाती है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं हमें अपमान भी बहुत जल्दी जल्दी महसूस होता जाता है। स्पिरिचुअलिटी हमें इसी बात पर सिखाती है कि अहंकार क्यों आता है, अभिमान क्यों आता है। इसका कारण जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, मैं शरीर हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरी ये पोस्ट है, मेरा ये स्टेटस है, मेरे कारण ये सब हुआ। जबकि हम देखते हैं कि ये सारा बॉडी कॉन्शियस है, देह का अभिमान है। और हम किसका अभिमान कर रहे हैं? जो विनाशी है। जैसे अभी भी हम देख रहे हैं ना कि इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या हुआ, सभी लोग जैसे एक जैसे हो गए। तो इसका मतलब क्या कि जिनके अंदर जो अहंकार था, वो अहंकार भी इस समय टूट पड़ा। तो यहाँ परमात्मा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि अभिमान के बजाय, अहम के बजाय एक
अपनी शुद्ध पहचान। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर का नाम है, लेकिन मैं इस शरीर को चलाने वाली सूक्ष्म शक्ति हूं, आत्मा हूं, एक दिव्य ऊर्जा हूं। और जब हम अपने आप को समझते हैं एक दिव्य ऊर्जा जो इस शरीर के द्वारा पार्ट रोल प्ले कर रही है, मैं वो हूं। अच्छा, मैं क्या हूं? मैं सुख हूं, शांति हूं, आनंद हूं, प्रेम हूं। और सारे दिन में मैं इस शरीर द्वारा अपने अलग अलग रोल प्ले कर रही हूं। तो जब ये बात हम ये समझते हैं, तब हम दूसरों को भी उसी सोल कॉन्शियस स्वरूप में देखते हैं। ये भी एक आत्मा है, ये भी एक रोल प्ले कर रही है, कोई सिक्योरिटी का, कोई बच्चे का, कोई पत्नी का, कोई पति का, कोई बुजुर्ग का। तो हम सभी रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब हमारे अंदर ये भाव आता है, तो ऑटोमेटिक सबके लिए एक हमारे मन में सम्मान की भावना पैदा होती है और हमारा अहम ऑटोमेटिक चला जाता है। तो ये सोल कॉन्शियस स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर तैयार करती जाती है। डॉक्टर साहब, हमारा जो ये प्रोग्राम है परिवर्तन से प्रगति, तो ये जो प्रगति का क्या अर्थ है? क्या विश्व में लॉकडाउन के चलते पहले से जो स्थिति थी, या फिर आने वाली दिशा में उस आने वाली जो परिस्थिति है, वो क्या प्रगति होगी? क्या अर्थ होगा इसका? देखिए, अगर हम समाज के रूप से देखें और विश्व के रूप से देखें, तो सबको समान रूप से सम्मान मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सबको भरपेट खाना मिले, ऊपर छत हो, वो कुछ फिजिकल चीजें हैं, छत हो, कपड़ा हो, खाना हो, फिर जैसे एक कहते हैं और मकान। इकोनॉमिक चीज है जो कि हाँ जी, रोटी कपड़ा और मकान, जो पुरानी बात कही जाती है। जी, जी, जी। लेकिन उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल आती है। एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम था अब्राहम मास्लो। तो मास्लो ने एक चीज कही कि देयर इज अ हायरार्की ऑफ नीड्स, कि जब हम सबसे पहले अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा कर लेते हैं, तो नेक्स्ट लेवल के ऊपर हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स आती है, जिसमें कि मैं अपने बारे में, जीवन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करूं, दूसरों से कैसे बिहेवियर करना है वो कैसे करूं। उसके बाद एक थर्ड लेवल आती है जिसको हम स्पिरिचुअल नीड्स कहते हैं, जिसको में कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मेरा हाईएस्ट पॉसिबल रोल है, जो मेरा हाईएस्ट पॉसिबल पोटेंशियल है, मैं उसे पा सकूं, और सिर्फ खुद के लिए नहीं पा सकूं, वो दूसरों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि मेरे साथ साथ पूरी दुनिया का फायदा हो। तो अगर हम उसे प्रगति समझेंगे, मैं तो कहूंगा कि एक तरह से जो पढ़ते हैं हम कि एक समय था जिसको कि सतयुग कहा जाता था, या जिसको कि स्वर्ग भी कह सकते हैं। और अगर आप किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि नेचर बहुत अच्छी है, बहुत साफ सफाई है, पक्षी चहक रहे हैं, पानी बहुत साफ है, और एक दूसरे से लोग बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, किसी को कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, सारे फिजिकली फिट हैं, और समाज में कोई कुरीतियां नहीं है, तो अगर वो प्रगति है तो हम वहां पर तो लॉकडाउन से पहले भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन लॉकडाउन ने हमें 3 चीजें सिखाई। पहली, कि हमारी थोड़ी देर तक गलत काम ना करने से प्रकृति ठीक हो सकती है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, 2-3 महीनों में रिवर्स बेटर होने शुरू हुए, पोल्यूशन कम होनी शुरू हुई, पक्षी वापस आने शुरू हुए, बायोडाइवर्सिटी बढ़नी शुरू हुई। दूसरी उसने दिखाई कि जो क्राइम्स हैं वो कम होने शुरू, चाहे वो एक्सीडेंट्स हो, चाहे वो एक्चुअल क्राइम्स हो, वो कम होने शुरू हुए। और तीसरी चीज जो उसने समझाई कि अगर हम चाहें तो अपने अंदर बदलाव लाके कम से कम चीजों में संतोष के रूप में हम खुश भी रह सकते हैं, और साथ साथ दूसरे लोग भी खुश रह सकते हैं। वर्ल्ड की इस समय जो टॉप 2 या 3% है, उनके पास 60 से 70% वेल्थ है, और अगर वो थोड़ा सा उसको शेयर करना शुरू करें तो वो प्रगति होगी। तो इन लेसन्स को अगर हम सीख कर अपने में वो परिवर्तन लाने शुरू करें कि आध्यात्मिक रूप से मैं बेहतर कैसे बन सकता हूँ, और फिर सामाजिक और फिजिकल दूसरों में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो वो प्रगति होगी।
और लॉकडाउन में हमें दोनों तरह के चीजें देखने को मिली, डर भी देखने को मिला लेकिन सुख भी देखने को मिला। हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं ये फ्यूचर में डिसाइड करेगा कि हमारी प्रगति किस प्रकार से। दीदी, आपसे मेरा यही सेम सवाल है कि लॉकडाउन से पहले की स्थिति और लॉकडाउन से बाद की स्थिति, क्या प्रगति का अर्थ होगा? हम परिवर्तन कैसे ला पाएंगे? स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू हम किस तरह से उसको देखते हैं? आज तक सिर्फ पैसे, पोस्ट, पोजीशन और इच्छाएं, इसके पीछे इंसान भाग रहा था। परिवार से दूर हो रहा था, सच्चे प्रेम से दूर हो रहा था, और सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं जितनी ज्यादा चीजें, वस्तुएं इकट्ठी करूं, जितनी ज्यादा मैं प्रॉपर्टी को बढ़ाऊं, जितना ज्यादा ऊंची पोस्ट पे जाऊं, बस दैट इज माय हैप्पीनेस। लेकिन इस लॉकडाउन ने ये सिखाया कि मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स कैन बी बॉट बाय मनी, बट ट्रू हैप्पीनेस and real love, it comes only through relationships. और इसलिए हमारे रिश्ते, जहां से हमें प्यार मिलता है, खुशी मिलती है, और उसके साथ साथ अगर हम हमारी जो नीड्स है, कम जो नीड्स में भी हम अच्छी तरह से जिंदगी जी सकते हैं, हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, हम वापस अपने अंदर भीतर झांक कर थोड़ा अपने साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, परमात्मा को याद कर सकते हैं, हम थोड़ा समय नेचर में बिता सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो प्रगति। प्रगति माना सिर्फ, जैसे हम कहेंगे कि वेल्थ के आंकड़े बढ़ना सिर्फ प्रगति नहीं कहेंगे। प्रगति माना क्या? जहां सभी लोग खुश हो, जहां परिवार में आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़े, एक दूसरे को मदद करे, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को हम समझे, एक दूसरे को वैल्यू दे, और सारे लोग खुश रहे, हम उसको कहेंगे प्रगति। तो आज हमारी वन साइडेड प्रोग्रेस चल रही थी, हम कंपटीशन में भाग रहे थे, कंपैरिजन में भाग रहे थे। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि इस लॉकडाउन के बाद, कंपटीशन के बाद, लोग एक दूसरे को कंट्रीब्यूशन करके, एक दूसरे को कोऑपरेशन करते हुए, कंपैशनेट होकर चलेंगे, और इससे एक बहुत सुंदर एक समाज तैयार होगा जो एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। तो इसमें भले धीरे 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 हम देखते हैं कि वो समृद्धि आती जाएगी, लेकिन साइड बाय साइड हमारी बैलेंस डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग इनर पर्सनालिटी को भी डेवलप करेंगे। क्योंकि आगे जो आने वाला अभी समय है, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जैसे हम ये समझते थे कि मैं जो कहूँ वही होगा, नहीं, अभी तो मुझे धीरज के साथ चलना होगा, पेशेंस, प्यार से, उसके साथ साथ मुझे थोड़ा सहनशील बनना होगा, मुझे अपने मन को रोज सकारात्मक बनाना होगा, मुझे दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा। तो इन सब वैल्यू बेस्ड सोसाइटी का एक निर्माण भी होना शुरू हो जाएगा। जी, अच्छा डॉक्टर, मैं कैसे अपने आप को, अपने समाज को, विश्व को परिवर्तन करके प्रगति की ओर कैसे लेके जा सकती या लेके जा सकता? अगर मैं परिवर्तन करता हूं अपने आप में, तो मेरे थ्रू समाज या ये विश्व किस तरह से परिवर्तित हो सकता है? देखिए, जिसको हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन हम ह्यूमन में ज्यादा फंसे हुए थे, बीइंग में कम थे। अगर हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बैलेंस को, बॉडी माइंड सोल का जो एक सही सकारात्मक मिश्रण है, और एक्चुअली ये तीन चीजें अलग नहीं है, ये तीन चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। शरीर आपके सामने ये अवधेश शर्मा का बैठा हुआ है, लेकिन आत्मा अगर चली जाती है तो वो एकदम गिर जाएगा। लेकिन आत्मा भी पूरे शरीर के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि अगर शरीर नहीं है तो आत्मा लटक के नहीं चलेगी। और मन जो है वो आसपास की चीजों को और आत्मिक भाव को, दोनों का मिश्रण करता है, वो बैलेंस है उसके बीच का। फिजिकल लेवल पे कुछ चीजें जो है हमें जरूर परिवर्तन करनी पड़ेंगी। पहली है कि अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट है, कोई साइकोलॉजिकल इलनेस है खास तौर पे, जिसमें कि आपकी रोजमर्रा के जीवन पर असर हो रहा है, काम पे असर हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, या शरीर पे असर हो रहा है, तो उसके लिए सही इलाज की जरूरत है।
क्योंकि अगर आप बैलेंस होंगे उसमें, तभी आप चीजों को सकारात्मक रूप से, सही रूप से देख पाएंगे। उसी के साथ साथ अगर कोई शरीर में व्याधि है, और हमारी कई व्याधियां जो हैं वो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जिनको हम साइकोसोमैटिक इलनेसेस कहते हैं। चाहे वो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीजेस हैं, कुछ तरह के कैंसर्स हैं, तंबाकू के सेवन से या शराब के सेवन से जो होते हैं, उनको अगर हम हटा दें अपने जीवन से, खाने का सही समय रखें, नींद का सही समय रखें और पर्याप्त लें और सही रूप से लें, और एक्सरसाइज करें और वेट को मैनेज करें, इन सब से हम अपने शरीर को बैलेंस में रख सकेंगे। वो एक परिवर्तन होगा। क्योंकि एक्चुअली अगर हम देखें तो करीबन 50% लोग ओवरवेट है और करीबन 1/3 लोग हैं जो कि अंडरवेट है, मैलनरिश्ड है। तो अगर वो कम कर देंगे और वो उन लोगों को मिल जाएगा तो एक बैलेंस हो जाएगा। वो एक विश्व के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। सेकेंड लेवल है माइंड के लेवल पर। मैं अपनी इंटेंशंस को समझकर और क्या क्या ठीक करना है उसको चेक कर और चेंज करने का प्लान बनाकर और रोजमर्रा उसको अपनाना शुरू कर दूं। और साथ ही साथ अगर मेरी भावनाओं में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो मुझे चैलेंज के रूप में कि इसको मैंने कैसे ठीक करना, कैसे सकारात्मक रूप से इसको मोल्ड करना है, और कैसे अपने साथ के रिश्ते में और दूसरों के साथ के रिश्ते में उसको बेहतर करना। अगर मैं ये करना शुरू कर देता हूँ तो माइंड के लेवल पे मैं अपने आप को इंटेंशंस, थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस एंड मेमोरीज, ये सब के साइकिल को बदलकर मैं एक अच्छे संस्कार को या पर्सनालिटी को जन्म दे सकता हूँ। और आध्यात्मिक रूप से अगर मैं ये समझ के कि जो मेरे गुण हैं, जो मेरी शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां हैं, चाहे वो पावर टू कंसंट्रेट है, चाहे वो पावर टू कनेक्ट विद पीपल है, चाहे वो पावर टू कनेक्ट विद हायर सेल्फ है, उसके पीछे सुख, उसके पीछे आनंद, उसके पीछे पीस, उसके पीछे ब्लिस, उसके पीछे बीइंग लाइट, वो सारे जो गुण हैं उनको रोजमर्रा की जिंदगी में अगर मैं अपना लूं तो वो एक परिवर्तन है। और मेरे साथ जब वो परिवर्तन आया एज अ ह्यूमन बीइंग, फिर वो बाय रिपल इफेक्ट दूसरों के साथ आना शुरू होता है, एंड देन वी कैन ऑल चेंज इट। जब मुझ में बदलाव आता है तो मेरा एग्जाम्पल ही दूसरों के लिए सर्विस बन जाता है, और मैं जो ज्यादा पाया है वो दूसरों के साथ करूं तो वो सर्विस बन जाता है। सरिता दीदी, तो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो परिवर्तन लाना है अपने अंदर, तो वो आध्यात्मिक तौर पर बहुत जरूरी है। तो उसको मेरा अपना ये क्वेश्चन है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको एकाग्र करने के लिए, बैठने के लिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं। उन थॉट्स को हम किस तरह से अलग कर सकते हैं? ये वैसे तो जनरली सवाल है, सब लोग ये करते हैं, लेकिन मैं भी करूंगी, क्योंकि जो लोग पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो ये सुनना और जानना जरूर चाहेंगे कि उन थॉट्स से, उन बहुत सारे सवालों से हम ध्यान में जब बैठते हैं तो उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? इट इज मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। तो जब हम इस प्रक्रिया में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो सबसे पहले इसमें बुरा और सही कुछ नहीं है। अगर हम ऐसा समझकर बैठे तो हम टेंशन फ्री होकर ध्यान कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम पहले अपने आप को, कौन ध्यान कर रहा है, तो मैं माना कौन, तो मैं इस शरीर को चलाने वाली एक स्पिरिचुअल एनर्जी, एक सुंदर ब्यूटीफुल स्टार, मैं ध्यान कर रहा हूँ। मैं अपने मन में सुंदर विचार ला रहा हूँ। ये शरीर मेरा क्या है? जस्ट एक कॉस्ट्यूम है, और इस कॉस्ट्यूम के द्वारा मैं सृष्टि रूपी नाटक में अपनी एक्टिंग, अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। तो पहला जो है, ध्यान का पहला फाउंडेशन है, यह है स्व की पहचान। अभी जैसे जैसे हम ध्यान में बैठते हैं और हम अपने साथ कनेक्ट होते जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं शांति हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं प्रेम हूँ। जब हम इन गुणों को हम बहुत अच्छी तरह से याद करते जाते हैं, कई बार देखते हैं कि हमें कुछ थॉट आएगा, अरे मुझे इसको कॉल करना था, उसे मिलना था, फिर इनके साथ मेरी शाम की अपॉइंटमेंट है। तो जैसे जैसे ये थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं तो हम अपने मन को खुद होके ये बताए कि जैसे अभी हम किसी के साथ फोन पर बिजी है
और अगर कोई फोन कॉल हमें आ रहा है तो हम उन्हें एक मैसेज सेंड करते हैं, कैन यू कॉल मी बैक लेटर प्लीज, और प्लीज टेक्स्ट मी और आई विल कॉल बैक यू लेटर। हम इसी प्रकार से अगर हमारे मन में कुछ ऐसे दूसरे विचार आ रहे हैं ध्यान के अलावा, तो हम उस समय अपने मन को कहे कि मैं आपके बारे में अभी नहीं, मैं बाद में सोचूंगा, बस अभी तो मुझे खाली ध्यान करना है। तो मुझे बार बार अपने मन को डायरेक्शन देना है कि अभी मुझे ध्यान करना है, अभी मुझे ध्यान करना है। तो ऐसे करते करते हमारे मन को एक डिसिप्लिन मिल जाता है और फिर मन शांत होता है। अच्छा, न सिर्फ मन शांत होता है, अभी ध्यान में और एक अच्छी बात, और वो बात है विजुअलाइजेशन टेक्निक, कि हमें सिर्फ ध्यान में संकल्पों को नहीं लाना है, लेकिन हमें उन्हें देखना है, इमेजिन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं शांति का सितारा हूँ, मैं शांति की एक सुंदर एनर्जी हूँ, शांति से भरपूर हूँ, तो मैं उस समय विजुलाइज करूँ, मैं उस समय उस दृश्य को देखूं कि जैसे मेरे मस्तक में एक शांति का सितारा विराजमान है और उससे चारों ओर एक सुंदर वाइट प्रकाश फैल रहा है। तो जितना हमारा ये विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत अच्छा होगा, तो मेरा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत सुंदर होगी। और ध्यान में तीसरी जो लेवल है वो है परमात्मा, जो हम सभी आत्माओं के पिता है, जो गुणों के सागर है। उनके साथ कनेक्ट होना, उनके गुणों को याद करना, उनकी वरदानों की उस ऊर्जा को महसूस करना, ये है ध्यान, ये है मेडिटेशन। थैंक यू सो मच सरिता दीदी, और थैंक यू सो मच मैं डॉक्टर मैं साहब। मैं एक चीज यहाँ पे जी जी शिवानी जी तरह ऐड करना चाहूंगा, जी, सरिता मेरा दीदी, खत्म बताएं। कि ये सिर्फ एक काल्पनिक चीज नहीं है। जी पिछले करीबन 20-25 वर्षों से इसके ऊपर बहुत गहन शोध चले हैं, और इस समय में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, और इसी वजह से कई देशों ने ध्यान की प्रक्रियाओं को, मेडिटेटिव टेक्निक्स को अपने मेडिकल सिस्टम्स में अपनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं तो आपकी नींद, आपकी साइकोसोमैटिक इलनेसेस, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन बेटर हो जाते हैं। जो सब्सटेंसेस ऑफ अब्यूज है, स्पेशली शराब और तंबाकू, उससे छोड़ने में आपको मदद मिलती है, रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, और आपकी जो कंसंट्रेशन की पावर है और आपकी चीजों को फोकस करके काम करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ ऐसी चीज नहीं है कि हम करेंगे तो हमें थोड़ा सा सुख शांति मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, लेकिन असली जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जो हम कर रहे हैं उसमें भी ये मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। परिवर्तन से प्रगति, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये हम सब लोग जानते हैं। बस हमें इसे अपने पॉजिटिविटी के साथ अंदर उतारना है। बाहर का लॉकडाउन तो पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन हमें अपने अंदर के लॉकडाउन को जल्द से जल्द खत्म करना है। क्यों सरिता दीदी? हम सभी मिलकर एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम रोज अवश्य ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और हम अपने जीवन को गुणों से भरपूर करेंगे। मतलब प्रैक्टिकल में, जैसे सहनशीलता, मधुरता, प्यार से चलना, एक दूसरे को समझ कर लेना, धैर्यता से चलना, छोटी छोटी बातें जो हमने पकड़ कर रखी है उन्हें छोड़ देना, लेट गो करना। अगर हम इन कुछ बातों का एक संकल्प लेते हैं तो अवश्य हमारे अंदर वो प्रगति होंगी, और इसके लिए हम मेडिटेशन भी अवश्य करें। चलिए प्रगति की ओर हम चलते हैं, और उस प्रगति की शुरुआत आज मेडिटेशन के एक सुंदर अनुभव से करते हैं। ओम शांति। जस्ट कल्पना करें, शहर के बाहर एकांत में शांति को अनुभव करने के लिए गांव के बाहर
जंगल के रास्ते पर मैं जा रही हूँ। जैसे ही उस जंगल में प्रवेश कर रही हूँ, मैं देखती हूँ लंबे लंबे वृक्ष, बहुत सुंदर हरे रंग के वृक्ष चारों ओर फैले हैं। जैसे जैसे जंगल के अंदर में जाती हूँ, महसूस करती हूँ वहां और कोई आवाज नहीं, सिर्फ मिट्टी की महक, पत्तों की आवाज और बीच बीच में से पंछियों की आवाज आ रही है। मैं जंगल के और अंदर जा रही हूँ। और महसूस करती हूँ उन पेड़ों से, उनके बीच में से सूरज की किरणें मुझ पर आ रही है। जो मुझे बहुत आनंदित कर रही है। जैसे नई ऊर्जा मेरे में भर रही है। इस पूरे जंगल में मैं अकेली हूँ। लेकिन बहुत शांति महसूस कर रही हूँ। उस सुंदर हरियाली को, उस सुंदर प्रकृति को अपने आंखों में समा रही हूँ। प्रकृति का यह सुंदर दृश्य आँखों को और दिल को कितना सुकून दे रहा है। शांति दे रहा है। और मेरे मन की ऊर्जा बढ़ रही है। मेरे मन की शक्ति बढ़ रही है। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, अंदर के लॉकडाउन को हमें जल्द से जल्द खत्म करना है, तो उसके लिए अब बस आप छोटी सी टिप्स और दे दीजिए चलते चलते। बहुत आसानी से ये समझ के कि जितने समय तक मैं चाहूं, क्योंकि बाहर बंद है लेकिन अंदर तो खुला है ना, मैं अपने अंदर तो जा सकता हूँ ना। तो अगर मैं जितना अपने अंदर जाऊं, पुराने पन्नों को देखूं,
जो जो चीजें ठीक नहीं है उनको डिलीट कर दो। तो जैसे कंप्यूटर की साफ सफाई करते हैं ना, वैसी साफ सफाई करो, ताकि जब बाहर का लॉकडाउन खोले तो मेरे अंदर का कंप्यूटर, मेरा मन इतना क्लीन और फास्ट हो कि वो बाहर के चैलेंजेस को बहुत बखूबी ठीक तरह से डील कर पाए। कहने का मतलब है कि बाहर का वायरस भले ही खत्म हो, लेकिन अपने अंदर का वायरस जो है वो हमें पूरी तरह से खत्म कर देना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज के इस प्रोग्राम में परिवर्तन से प्रगति की ओर। तो मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छे सजेशंस दिए। मेरे ख्याल से जितने लोग भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो अपने अंदर चेंजेस लाएंगे इस प्रोग्राम को लेकर के। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।